हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है क्लास 7th की। ठीक है, तो क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है उसका हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 8 चैप्टर हो गए हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हमारी पॉलिटी क्लास 7th भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 का नाम है समानता के लिए संघर्ष। तो इसमें हम लोग समानता के बारे में समझेंगे, थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की के जो राइट्स हैं उसके बारे में समझेंगे, और ये समानता के लिए संघर्ष में क्या क्या हुआ है, क्या क्या आंदोलन हुए हैं, किस तरीके से हमें समानता प्राप्त हुई है, इसके बारे में भी कहानी के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति और मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा है। ठीक, इन सबकी कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं, जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर पढ़े चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है शुरू हो जाता है। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। यानी कि जो 18 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, 18 और 18 साल से ज्यादा, तो उनको जो है चुनाव के दौरान मतदान करने का अधिकार होता है। सभी को समान रूप से अधिकार होता है। ठीक, मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। ठीक है, मताधिकार से हमारे भारतीय जो मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की कीमत। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके वोट की वैल्यू और हमारे वोट की वैल्यू सब बराबर ही है। यानी कि अगर आप देखो तो कोई अंबानी अगर है तो अंबानी वोट दे रहा है तो उसकी वोट की वैल्यू अगर एक है, तो तुम अगर वोट दे रहे हो तो उसके वोट की वैल्यू एक ही होगी। यानी कि यहाँ पे दोनों लोग समान हो जाते हैं। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं जो पाता है। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। ठीक, आगे देखें। इसी तरह देखें कि एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और उनके संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है। ठीक, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इतना प्रचार करती हैं, इतना ऐड देती हैं कि उसके सामने जो एक नॉर्मल सी औरत है वो अचार बनाती है, उसका स्वाद हो सकता है उस कंपनी वाले से ज्यादा हो, अच्छा हो, लेकिन उसका प्रचार उतना नहीं है। वो केवल अपने घर, मोहल्ले या अपने शहर तक ही सीमित है। लेकिन जो बड़े-बड़ी कंपनियाँ हैं वो अपना प्रचार पूरे जो है पूरे देश में करती हैं, विदेशों में करती हैं। तो उसके सामने वो जो छोटी चीज़ है वो दब जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसीलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ हम लोगों ने रुई की कहानी इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाते। संसाधन मतलब उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसके जरिए वो अपना काम कर पाए। जैसे संसाधन मतलब कोई मशीन है या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो उस काम को करने के लिए चाहिए। ठीक, तो वो संसाधन, वो चीजें, वो वस्तुएं उनके पास नहीं है, इस वजह से वो खुद का कोई काम नहीं कर सकती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यानी कि गरीबी है, संसाधन भी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं तो वो संसाधन नहीं जुटा पा रहा। इस वजह से लोग जो है गरीब परिवार के लोग पिछड़ जाते हैं और पीछे रह जाते हैं।
यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये गोल नंबर 1 है, तो जितने जो भी आप लोग गोल लिखते जा रहे हैं जो हमने बताया था एसडीजी, ठीक है, एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक, इनको कब तक पूरा करना है? 2030 तक, ठीक, 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। और इसमें टोटल 17 गोल हैं। ये हमारा गोल नंबर 1 है, नो पॉवर्टी, ठीक, तो हर बुक के हिसाब से, हर जो चैप्टर है उसके हिसाब से यहाँ पे गोल भी दिया हुआ है जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी का अंत करना, ठीक, तो ये आपको जरूर याद रखना है। आगे हम लोग देखें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं, इस पर आपस में विचार कीजिए, ठीक, तो ये आप जो है मताधिकार की ताकत क्या समझते हैं, इस सब आप लिख सकते हैं या कुछ भी आप अपने शब्दों में इसको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखें, दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। यानी कि धार्मिक भेदभाव की यहाँ बात की जा रही थी। ठीक इसी प्रकार मतलब पैसा होने के बावजूद जो है धर्म अलग होने की वजह से उनको भेदभाव झेलना पड़ता है और उनको कोई किराए पे मकान नहीं दे रहा, जबकि उनके पास पैसे पर्याप्त हैं। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे, ठीक, क्योंकि वो दलित थे तो दलित जो है पिछड़ी जाति से माने जाते हैं। इस प्रकार से जातिगत भेदभाव ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किया गया, जबकि वो एक स्कूल में पढ़ रहे थे। स्कूल का मैदान, और आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं, यानी कि महिलाओं को कम आंका जाता है। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था, वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता व्यवहार किया जाता है, ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है किस किस आधार पे जातिगत व्यवहार किया जाता है, धर्म, धार्मिक आधार पर और लिंग के आधार पर, यानी कि स्त्री है तो अलग व्यवहार करेंगे, पुरुष है तो उसके साथ अलग, ठीक, इस प्रकार के जो है आपके असमानता के का जो व्यवहार है उसका कारण ये हो सकते हैं, ठीक, ये सारी चीजें तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर दिया गया है, भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब है सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं। इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या 48.5% महिलाएं हैं और 14.2% मुसलमान हैं, जबकि 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी। ठीक, तो ये जो डाटा है ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे देखें, गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। आगे देखें, समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एसडीजी गोल 10 दिया हुआ है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता को कम करना। ठीक, तो ये हमारा क्या है, 10वां गोल है। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ें, अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ, ठीक, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है।
जहां लोग अपने अधिकार के लिए एक साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं, जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। ठीक, आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। मतलब कि जो भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने कभी इतिहास में ऐसी लड़ाई लड़ी होगी, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं। यहाँ देखें, तवा मत्स्य संघ जो कि मध्य प्रदेश का था, उसकी बात की गई है। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया गया और बड़े, ठीक, यहाँ पे जो अभयारण्य है ये गलत लिखा हुआ है। अभयारण्य नहीं होता है, अभयारण्य होता है, अभयारण्य। ठीक, ये होता है, आधा भा नहीं होता, पूरा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप जो है हिंदी की वर्तनी भी सुधार सकते हैं। ठीक, घोषित कर दिया गया है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं और देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ठीक, तो सतपुड़ा आपको बताना है कहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये तवा नदी का जलाशय है। ठीक, यहाँ पे ये जो नदी है ये पूरी तवा नदी है। ठीक, आगे देखें, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। यह फोटो उत्तराखंड के टिहरी बांध, ठीक, तो ये आपको याद रखना, उत्तराखंड का में कौन सा बांध है, टिहरी बांध के बनने से डूब में आए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव, जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप में पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए, यानी कि वहां से चले गए, कहीं और जाके रहने लगे। यहाँ पे देखें तो तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था, ये आपको बताना है। गांव वालों ने यह संगठन बनाने की
जरूरत क्यों महसूस की? दूसरा है, क्या आप सोचते हैं कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी होना? इस संबंध में 2 पंक्तियां लिखिए, तो आप इसको लिख के दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पूरी चीज समझ ली है। आगे देखें, नवगठित तवा मत्स्य संघ टीएमएस ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया, यानी कि सब जगह आंदोलन किया गया, सब जगह जो भी आवाजाही हो रही थी उसको जाम किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की, यानी जो समिति बनाई गई थी उसने कहा कि हाँ, कि गांव वालों के लिए मछली पकड़ना जरूरी है और उनका जीवन यापन भी जरूरी है। तो उसने कहा कि ठीक है, मछली पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ये आंदोलन की कुछ तस्वीर है। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा, यानी कि लीज देना स्वीकार किया, यानी 5 साल तक जो है यहाँ से मछली पकड़ सकते हैं, स्वीकार कर लिया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। टीएमएस ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे ऊपर जो है टीएमएस की तरफ से एक रैली में विरोध करते हुए यहाँ पे ये जो है ये रैली विरोध कर रहा है। ठीक आगे, सहकारी समिति की एक सदस्य मछली तोलती हुई ये मछली तोल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप अपने जीवन से एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो? ठीक, तो ये यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात की जा रही है। अगर आपने ऐसा देखा है, जरूर देखा होगा या सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो वो आप बता सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया? विनय महाजन द्वारा। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। तो ये जानने का हक नाम से एक गीत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये पूरा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा गीत है ये। यहाँ देखें, असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं द्वारा, जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। यानी कि असमानता का जो विरोध है वो किस किस तरह से किया जा सकता है, वो यहाँ बताया जा रहा है कि कलम से कर सकते हैं, आवाज उठा कर सकते हैं, आंदोलन करके कर सकते हैं, या अपने नाच, गाने, संगीत के माध्यम से भी विरोध प्रकट कर सकते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। आगे हम लोग देखें, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको। न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप यह जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है, क्योंकि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। तो उसी आधार पर ये जो जो संघर्ष या आंदोलन होते हैं, तो संविधान के आधार पर किए जाते हैं कि हमें संविधान जो है समानता का अधिकार देता है, तो यहाँ पे भी हमको समानता की जाए। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से
वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। यहाँ पे देखें तो उपयुक्त गीत से आपको कौन सी पंक्ति प्रिय लगी, तो ये जो गीत है ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। मेरी भूख को ये जानना कहा करे, इस पंक्ति से कवि का आशय क्या है, क्या हो सकता है, ठीक। क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिसमें मनुष्य की क्षमता और गरिमा का वर्णन मिलता हो, ठीक। तो ये जो है प्रैक्टिकल चीजें हैं जो बच्चों से क्लास में कराई जाती हैं। आगे देखें, समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखें तो 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को इतना कम सहयोग मिल पाता है। तो ये उसी की एक तस्वीर है। आगे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप आंसर राइटिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हो, ठीक। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे कुछ संदर्भ दिया गया है, क्या क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे दिया गया है पूरे भारत का मैप, और भारत के मैप को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है कहाँ पे कौन सा स्टेट है, और सारे के सारे आपको स्टेट और सारे कैपिटल उसकी याद होनी चाहिए, और लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपको से कोई पूछ ले कि भाई असम कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। किन किन राज्यों की सीमा किन राज्यों से लगती है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये जो मैप से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे भी एक तस्वीर दी गई, स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ये बच्चों ने तैयार किया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो भी कंप्लीट होती है। 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, इससे पहले क्लास 6 भी कंप्लीट हो चुकी है। 6 और 7 की पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों ही कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।